और कैसे हैं आप सब। आज हम इस फास्ट ट्रैक बैच में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का अगर आप पास्ट ईयर का ट्रेंड देखेंगे, पास्ट ईयर का वेटेज देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक अटेम्प्ट में इस टॉपिक से 14 एमसीक्यूज आए, एक अटेम्प्ट में 16 भी आए, एक अटेम्प्ट में 13 भी आए, एक अटेम्प्ट में 10 भी आए। मतलब एक आध अटेम्प्ट ही होगा जहां पर इस टॉपिक से 6-7 नंबर को उसको फ्री कर दिया हो, लेकिन वैसे इसका वेटेज 10 प्लस ही रहता है। अब ये भी बात ध्यान देने वाली है कि एफएम का वेटेज हमारे पूरे पेपर में 60 मार्क्स का है। आउट ऑफ 60 अगर किसी चैप्टर से 10, 12, 15, 16 एमसीक्यू आते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया वेटेज है। नहीं, रेगुलर बैच में जब मैं एफएम पढ़ाता हूं तो मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ठीक बाद इस टॉपिक को लेना पसंद करता हूं, और उसके पीछे कारण यह है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ टॉपिक्स का रेफरेंस इस टॉपिक में आता है। जैसे कि सीएपीएम मॉडल हमने वहां पर पढ़ा था, वहां पर हमने देखा कि सिर्फ एक बीटा का रेफरेंस आया था। यहां पर बीटा की कंप्यूटेशन भी है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिंट्स यहां पर थोड़े बहुत आते हैं। और क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच था, आप लोगों की मैंने राय ली, आप में से मैंने आप लोगों से पोल करवाया था, आपको याद होगा। और आप में से कई बच्चों ने कहा कि सर पहले कैपिटल बजटिंग होना चाहिए। अब क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों ने कैपिटल बजटिंग पहले कहा तो मैंने पहले कैपिटल बजटिंग करा दिया। पर जिन बच्चों को पहले ये भी करना था मैंने उनको ये कहा था कि कोई बात नहीं, सीक्वेंस की बात है, आगे पीछे ही तो है, करना तो हमें ये भी है। तो मैं ये टॉपिक भी आपको अब करवा रहा हूं। मैं जनरली जब रेगुलर बैच में बोलता हूं तो मैं एक बात कहता हूं बच्चों को कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये जो टॉपिक है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, शॉर्ट में एसएपीएम बोलेंगे इसको, इन दोनों का कंबाइंड वेटेज एग्जामिनेशन में जनरली 15 से 25 नंबर तक के बीच में रहता है, आउट ऑफ 60। मतलब 15 से 25 तक का वेटेज रहता है इन दोनों को मिला दें, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और एसएपीएम को। तो अगर आप ये दो टॉपिक ही बढ़िया से पढ़ जाते हैं तो आप समझिए कि एफएम का एक बहुत बड़ा चंक आप कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, अब हम अपने इंस्टीट्यूट के अगर स्टडी मटेरियल को देखें तो हमारे इंस्टीट्यूट ने इवन ये जो टॉपिक मैंने एक साथ लिख दिया, हमारे इंस्टीट्यूट ने सिक्योरिटी एनालिसिस के ऊपर एक अलग चैप्टर दिया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर एक अलग चैप्टर दिया है। हालांकि ये दोनों चैप्टर ऑफ कोर्स इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड टॉपिक्स हैं, कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, और मैं इन दोनों को ना इंटीग्रेट करके पढ़ाता हूं। मतलब मैं इनको अलग अलग नहीं मानते हुए इंटीग्रेट करके एक साथ इन टॉपिक को खत्म करता हूं। और हर एक टीचर का अपना एक स्टाइल भी होता है। अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपने देखा ही होगा कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या है। इवन फास्ट ट्रैक बैच, रेगुलर बैच भी नहीं है, फास्ट ट्रैक बैच में भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे अपने डिस्कशन को एडवांस करें। हालांकि हमारा ये फोकस जरूर है कि हमें स्ट्रिक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करनी है क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच है। लेकिन स्टिल मैं अब, क्योंकि एक नेचर होता है ना इंसान का, मेरे से जल्दबाजी में काम होता नहीं, कोशिश करते हैं कि बिल्कुल प्यार से आराम से सारी बातें बच्चों को समझाते हुए बढ़िया से तभी आगे बढ़ा जाए। तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो, एफएम के अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स देखोगे ना तो वो सारे के सारे टॉपिक्स ना एक कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करी तो हमने देखा कंपनी पैसा रेज करना चाहती है तो किस कॉस्ट पे रेज करे। हमने कैपिटल बजटिंग की बात करी तो कंपनी को पैसा लगाना है तो कौन से प्रोजेक्ट में लगाए या लगाए भी कि ना लगाए, ये बात करनी। हम जब एफएम में लेवरेजेस पढ़ते हैं तो हम कंपनी का बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क मेजर करते हैं। जब इन्वेंटरी मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो कंपनी कितना स्टॉक मेंटेन करे, कैसे मेंटेन करे, इस पर बात की जाती है। मतलब एफएम के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आप देखोगे तो आपको दिखेंगे कि वो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन हमारा जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब यहां पर हम एक इन्वेस्टर की बात करेंगे जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपने आसपास देखा होगा, इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट में, गोल्ड में, सिल्वर में और शेयर्स में, बैंक की एफडीज में, बहुत जगह पर हो सकती है। लेकिन ये चैप्टर पहली बात इन्वेस्टर को बिलोंग करता है, और इन्वेस्टमेंट भी सब जगह नहीं। यहां पर हम जनरली कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और आप ज्यादातर देखेंगे कि हम यहां पर एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे होंगे। हालांकि कैपिटल मार्केट में और भी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वो हम भी यहां कवर करेंगे, लेकिन रियल एस्टेट और गोल्ड वगैरह की इन्वेस्टमेंट की बात यहां पर नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान देंगे हम, वो ये कि ये टॉपिक जो है
ये एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब जैसे कि आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस। अब कोई भी इंसान जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस सिक्योरिटी को एनालाइज करना चाहेगा। भाई मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि हम ज्यादातर यहां पर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे और इक्विटी शेयर्स एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल मार्केट का। तो मैं अगर किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो पहले मैं उस शेयर का एनालिसिस करूंगा। और एनालिसिस में आप क्या देखेंगे कि ये कंपनी कितना रिटर्न दे देगी। पहली बात तो आप यही चेक करेंगे, ये कंपनी कितना रिटर्न दे देगी, और ये रिटर्न कमाने के लिए मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा। ये रिटर्न कमाने के लिए मुझे कितना रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब जब हम किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम दो ही बातें मेनली चेक करते हैं, एक उसका रिटर्न क्या होगा और दूसरा उसका रिस्क क्या होगा। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहता तो शायद वो बैंक की एफडीज में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जहां पर रिस्क ऑलमोस्ट है ही नहीं। हालांकि बैंक्स में भी रिस्क तो है लेकिन स्टिल मोर और लेस वो प्रोटेक्टेड ही रहते हैं, आरबीआई का उनके ऊपर एक बड़ा टाइट कंट्रोल रहता है। तो जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो वो रिटर्न से कॉम्प्रोमाइज करेगा, बैंक की एफडीज वगैरह में लगाएगा। जो थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है तो वो शायद शेयर मार्केट में आए, लेकिन शेयर मार्केट में भी सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करे क्योंकि वहां रिस्क कम रहता है। और अगर कोई शेयर मार्केट में आके चाहता है कि नहीं थोड़ा सा अच्छा खासा रिस्क लें तो वो शायद लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करे, मतलब कुछ ऐसी कंपनी जो फिलहाल छोटे स्केल पर है। और अगर कोई आर या पार में ही बिलीव रखता है तो शायद वो कोई पेनी स्टॉक, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, जनरली एक समझदार इन्वेस्टर उससे दूर रहता है, शायद वो वहां इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करे। मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है कि हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, मतलब हम रिस्क कितना लेना चाहते हैं। ये बातों को हम जब एनालाइज कर लेते हैं तो कई सारी सिक्योरिटीज को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, कई सारी सिक्योरिटीज को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब मान लो हमने कई सारी सिक्योरिटीज शॉर्टलिस्ट कर ली कि भाई ये ठीक है 8-10 सिक्योरिटीज हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी इतना पैसा है कि हम इन 8-10 में से सिर्फ 5 में ही लगाना चाहते हैं। तो हम अब वो जो 5 में लगाएंगे तो उस 5 का हमने एक पोर्टफोलियो बना लिया। मतलब पहले हम क्या करेंगे, सिक्योरिटीज को एनालाइज करेंगे और सिक्योरिटीज को एनालाइज करने के बाद फिर हम एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। जब हम बोलते हैं पोर्टफोलियो तो इसका मतलब हमारा पोर्टफोलियो से हमारा मतलब होता है बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। किससे होता है? बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से प्लीज सुनिएगा। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है और ये भी मान लीजिए कि सन 2008 चल रहा है, ठीक है। और इस मिस्टर एक्स के पास सन 2008 में सपोज 10 लाख रुपए थे। स्टॉक मार्केट का दीवाना है लेकिन थोड़ा सा कम नॉलेज रखता था। तो इस इंसान ने क्या किया, उस वक्त पे एक बहुत फेवरेट शेयर चलता था, अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, नाम था आरकॉम। 2008 के आसपास अगर आप चेक करोगे ना, इस शेयर का दाम लगभग 820 रुपए चल रहा था, मतलब अपने पीक पे था ये, 820 चल रहा था। सोचो इस इंसान के पास अगर 10 लाख रुपए थे और शेयर का दाम अगर 820 रुपए चल रहा है और इस इंसान ने सारे ही पैसे इस आरकॉम में लगा दिए, तो मुझे बताओगे कितने शेयर आए होंगे इसके पास? सर 10 लाख को अगर 820 से डिवाइड करते हैं तो लगभग इसने 1219.51 है तो 1220 शेयर लगभग खरीदे होंगे। अब चेक कर लो, अगर किसी इंसान के पास 10 लाख रुपए हैं और 820 रुपए का एक शेयर है तो लगभग 1220 शेयर आए होंगे 2008 में। आज 2023, जानते हो ये 820 रुपए का शेयर कितने का हो चुका है? अब तो कंपनी बंद ही होने की कगार पे है। 1 रुपए 50 पैसे या 1 रुपए 40 पैसे के आसपास होगा। और अगर मैं इस इंसान की, मिस्टर एक्स की वेल्थ कंप्यूट करूं तो 1220 शेयर इसके पास होंगे। अगर इसने आज तक शेयर नहीं बेचे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, कितने रुपए हो गए? 1830 रुपए की वेल्थ।
10 लाख रुपए जो लगाए थे आज मात्र 1830 रुपए रह गए। ऑलमोस्ट 100% पैसा ही खत्म हो गया। अब आप मुझे बताइए, क्या इसका ये 1830 रुपए लेने का भी मन करेगा? कहेगा यार छोड़ो यार, ये भी छोड़ो। भाई किसी पिटते हुए इंसान को कभी देखा हो आपने, तो वो क्या कहता है, और मारो और मारो। इस जिस बेचारे का इतना नुकसान हो गया हो तो वो क्या कहेगा, अरे छोड़ यार, ये भी नहीं चाहिए। इस इंसान ने गलती पता है क्या करी? इस इंसान ने अपने सारे पैसे सिर्फ एक ही शेयर में लगा दिए, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब जरा सोचो, मान लो इसके साथ ठीक इसका एक और फ्रेंड था, मिस्टर वाई। इसके पास भी मान लो 10 लाख रुपए ही थे, और मिस्टर वाई ने भी अपने फ्रेंड की तरह आरकॉम में भी शेयर लगाए। क्या करें, 2008 कॉम में आरकॉम का जादू ही अलग था, किसी को थोड़ी पता था कि ये हालत हो जाएगी। लेकिन इसने सिर्फ आरकॉम में नहीं लगाए, इसने साथ में टीसीएस भी खरीद लिया, इसने साथ में आइशर मोटर भी खरीद लिया। आइशर मोटर जानते हो, जो रॉयल एनफील्ड बाइक बनाती है। इसने साथ में इन्फोसिस भी खरीद लिया, और इसने, और बताओ भाई और कौन से शेयर आप जानते हो? इसने साथ में खरीद लिया, रिलायंस भी खरीद लिया। मतलब इसने एक बंडल ऑफ सिक्योरिटीज खरीदी। अब मान लो हमारे पोर्टफोलियो में अगर एक आध कंपनी गड़बड़ निकल भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, इन शेयरों ने इतना मुनाफा दे दिया होगा कि इसका लॉस एब्जॉर्ब हो गया होगा। पोर्टफोलियो बनाने से हुआ क्या, पोर्टफोलियो बनाने से अगर हमारे पोर्टफोलियो में कोई एक आध शेयर गड़बड़ आ भी जाता है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बाकी कंपनियां जो हैं वो इतना गेन दे देंगी कि उसका नुकसान जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। तभी कहा जाता है कि पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। सारे पैसे एक ही जगह पर लगाएंगे तो खतरे का बहुत बड़ा जो है, नुकसान का एक बहुत बड़ा खतरा वहां पर रहता है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमने कहा भाई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो अब ना मैंने फिलहाल चैप्टर अभी शुरू नहीं किया है, हम बस यहां पर अभी ये बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। हमने कहा भाई सबसे पहले ना हम सिक्योरिटी को एनालाइज करना सीखेंगे। जब हम बोलते हैं सिक्योरिटी को एनालाइज करना सीखेंगे तो दो चीजें हम देखेंगे बेसिकली, उस सिक्योरिटी का रिस्क कैसा है और उस सिक्योरिटी का रिटर्न कैसा है, मतलब उसका रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल ये चेक करेंगे। फिर उसके बेसिस पर हम सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो बनाने के बाद फिर हम पोर्टफोलियो का भी रिटर्न निकालना सीखेंगे, पोर्टफोलियो का भी रिस्क निकालना सीखेंगे। और मैं यहां पर जाने अनजाने आपको डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कुछ बताया, हालांकि मैंने अभी कुछ बोला नहीं है, क्योंकि इसको लेकर हमारा आगे चल के एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा। क्योंकि इस चैप्टर से थियरी प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात को दिमाग में रखते हुए कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा हुआ है, क्योंकि इस फास्ट ट्रैक बैच का रियल पर्पस है आपको एग्जाम्स के लिए जो है, जितना भी पास्ट में एग्जाम्स ओरिएंटेड जो भी आया है वो बताना, ठीक है। तो हम अब अपने पहले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, सिक्योरिटी को एनालाइज करना, और उसमें भी हम पहले किसकी बात करेंगे कि ये रिटर्न और रिस्क कैसे कंप्यूट होता है। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो टॉपिक है इसमें बेसिकली हम देखेंगे दो टास्क इन्वॉल्व है। पहला टास्क क्या है, सिक्योरिटी को एनालाइज करना। जब मैं बोलता हूं सिक्योरिटी को एनालाइज करना, इसका क्या मतलब है, उस सिक्योरिटी का रिस्क चेक करना, उस सिक्योरिटी का रिटर्न चेक करना। हर एक इन्वेस्टर ये चाहेगा कि रिटर्न मैक्सिमाइज कर सके और रिस्क मिनिमाइज कर सके। रिटर्न को बढ़ाना चाहेंगे, रिस्क को मिनिमाइज करना चाहेंगे, नहीं, यही सिक्योरिटी एनालिसिस है। और हम ये सिक्योरिटी एनालिसिस करते वक्त अभी पहले सीखेंगे कि हाउ टू कंप्यूट दिस रिटर्न, हाउ टू कंप्यूट दिस रिस्क। मतलब सिक्योरिटी एनालिसिस में हम अभी जब शुरू करेंगे तो पहला काम ही हमारा यही है, रिटर्न को कंप्यूट करना सीखना, फिर रिस्क को कंप्यूट करना सीखना। उसके बाद फिर एनालाइज करके दोनों का रिटर्न रिस्क का प्रोफाइल एनालाइज करके सेकंड टास्क हमारा क्या रहेगा, पोर्टफोलियो बनाना। जब हम बोलते हैं पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो बनाने का मतलब है हम बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, अपने जो हमारी इन्वेस्टमेंट है हम एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बंडल ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि एक ही जगह पे जब हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। कह सकते हो कि हम डाइवर्सिफिकेशन, इस टर्म को हम आगे चल के काफी अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर, बट फिलहाल पोर्टफोलियो बनाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मान लो हमारे जो शेयर्स हैं, हमें पता लगता है यार इसमें तो एक ऐसा शेयर है जो कहीं सत्यम जैसा ना निकल जाए, या आरकॉम जैसा ना निकल जाए, या जेट एयरवेज, किंगफिशर, ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने शेयर होल्डर्स का पैसा बर्बादी किया है। तो हम पहले ही वेट थोड़ी करेंगे, पहले ही उस शेयर से निकलना चाहेंगे। हमें कोई रेड फ्लैग मिल गया कि यार ये ऐसा शेयर है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले ही बाहर निकल गए। और या फिर एक शेयर हमने लगा बहुत बढ़ चुका, अब ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है नहीं,
दूसरे और अच्छे कम दामों में अंडर प्राइस शेयर्स अवेलेबल हैं, तो ओवर प्राइस शेयर्स को बेचकर अंडर प्राइस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे देंगे। नहीं, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जहां पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है कि रिटर्न को बढ़ाना, रिस्क को घटाना। ठीक है, अब हम अपना जो शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की, अब सही मायनों में हम शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकलता है। क्या डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे निकलता है। अब पहले तो ये बताओ कि किसी भी सिक्योरिटी का रिटर्न जब हम अभी निकालेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट करने के बाद निकालें कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले निकालें। सर ऑफ कोर्स हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही रिटर्न निकालेंगे। इसलिए जो हम रिटर्न निकालेंगे उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न। कि अगर हम इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे या इस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये हमें एक्सपेक्टेडली इतना रिटर्न दे देगा। और ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का तरीका है, ये कुछ ऐसे दो तरीके हैं। जैसे ही ये दो तरीके सामने आए, कुछ बच्चों ने तो शायद वीडियो ना बंद कर दी हो कि उनको स्टैटिस्टिक्स के कुछ फॉर्मूला दिख रहे हैं। सर ये स्टैट्स छोड़ गई तो सीएस करी थी कि यहां पे कोई मैथ्स वैथ स्टैट्स वैट्स नहीं होती, ये क्या दिखा रहे हो आप स्टैटिस्टिक्स। इससे तो बहुत डर लगता है। देखो, हमने जब स्कूल में स्टैट्स पढ़ी थी या मैथ्स पढ़ी थी, प्रॉब्लम पता है क्या होती है स्कूल लेवल पे स्टैट्स या मैथ्स पढ़ने की, कि वहां पर ना हम अधिकतर, हमेशा नहीं कहूंगा, एक्सेप्शंस होती है, लेकिन अधिकतर हमने पुरानी जितनी भी मैथ्स वैथ्स पढ़ी है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, सिर्फ फॉर्मूला को रटा है। लॉजिकली शायद बहुत कम जगह ही बात होती है। अब क्योंकि फॉर्मूला रटा है, और अगर हम कोई चीज रट के अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा समय तक हमारे दिमाग में रहती नहीं है और प्रॉब्लम अलग देती है, फोबिया अलग हो जाता है उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से। लेकिन ना, जितना आप अभी तक मुझे समझे हैं इतना तो आपको समझ में आई गया कि मैं बिना लॉजिक्स के, बिना क्लैरिफिकेशन दिए बात नहीं करूंगा। मैं प्रॉपर तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आए। स्टैटिस्टिक्स का पहले तो अपने दिमाग से फियर निकाल दो, अगर है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं ऐसे ही बताऊंगा कि पहले कभी आपने स्टैट्स नहीं पढ़ी, सर विश्वास मानो पढ़ी भी नहीं है। हाँ, मैं भी ऐसे ही मानूंगा कि आपने पहले नहीं पढ़ रखी है। मैं बिल्कुल इस तरीके से बताऊंगा, बेसिक तरीके से बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। अब होता पता है क्या है, जब हम स्कूल में होते थे तो दिमाग में एक बात जरूर आती थी कि पता नहीं ये मैथ स्टैट्स जो है ये क्यों पढ़ाते हैं हमें, ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे किस काम की, ये डेरिवेशन इंटीग्रेशन हमारे किस काम का, हमने तो पता नहीं ये कभी यूज होंगे भी कि नहीं होंगे। और प्रॉब्लम ये है कि हम ऐसी फील्ड में गए भी नहीं जहां पे ये यूज होता हो। आपको पता ना हो, मैथ्स वगैरह का बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है इंडस्ट्रीज में। आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द प्लेस वेयर स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एक्सटेंसिवली। स्टॉक मार्केट एक वो जगह है जहां पर स्टैट्स का आप यूज होते हुए देखेंगे। ऐसे ही हर एक इंडस्ट्री में आपको स्टैट्स मैथ्स का यूज होते हुए दिखेगा, अगर हम प्रोवाइडेड उस फील्ड से हों। क्योंकि हम उस फील्ड में है नहीं, हम किसी और कॉर्पोरेट लीगल कंप्लायंस वगैरह की फील्ड में है, तो हमने कभी उसको अप्लाई होते हुए देखा नहीं। फिलहाल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अभी स्टैटिस्टिक्स का एक एप्लीकेशन देखेंगे कहां पर, स्टॉक मार्केट में यूज होता हुआ। ठीक है, फिलहाल आप इस बात से नहीं डरेंगे। जब मैं मीन की बात करूंगा, जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगा, कोरिलेशन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा, वेरिएंस आएगा, कोवेरिएंस आएगा, इन सब बातों को मैं बिल्कुल स्क्रैच से, बिगिनिंग से बताऊंगा। और ये बात का दिमाग में रखते हुए, ध्यान रखते हुए कि हम एग्जामिनेशन फोकस्ड ही रहें। ठीक है जी, आइए सबसे पहले हमने कहा हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सीख रहे हैं। अब जो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, ये निकालने के दो तरीके, दोनों तरीकों में मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम पास्ट ईयर्स हिस्टोरिकल डेटा ले लें। मान लो मैं किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, से एशियन पेंट्स में, तो मैं एशियन पेंट्स का पास्ट उठा के देखूं कि पास्ट में पिछले 5 सालों में एशियन पेंट्स ने कितना कितना रिटर्न कमा के दिया है, और उसको बेस लेकर मैं फ्यूचर का रिटर्न निकाल दूं, तो हम बोलेंगे कि हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर्स। लेकिन अगर मैं पास्ट को बेसिस ना मानूं, मैं सीधा ही फ्यूचर के एस्टिमेट्स लगाऊं, क्योंकि पास्ट बेसिस है ही नहीं। जब कोविड आया तो पास्ट में ऐसा टाइम किसने देखा ही नहीं था, पता ही नहीं पास्ट में, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बिल्कुल नई सिचुएशन थी। तो उस केस में हम फिर फ्यूचर के एस्टिमेट्स लगाते हैं। हम जनरली इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करने वाली है। हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बेहतर बिहेव करने वाली है, बहुत पुअर बिहेव करने वाली है, या एवरेज बिहेव करने वाली है।
भाई आर्थिक मंदी एक बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है इकोनॉमी के लिए। अगर आ जाती है 2008 का दौर कोई भूल नहीं पाता, स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हुई थी बढ़िया से। ऐसे बड़े इवेंट्स आए जहां पर जो है इकोनॉमी ने परफॉर्म नहीं किया, तो ऑफ कोर्स फिर शेयर्स भी परफॉर्म नहीं करते ऐसे केस में। तो हम फिर क्या करते हैं, यहां पर हम फ्यूचर को जो है वो बेस बनाते हुए एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। मतलब एक में हमने बेसिस लिया पास्ट को और एक में बेस लिया सीधा फ्यूचर को। अब कैसे रिटर्न निकलता है वो हम अभी बात करेंगे, और हम एक एग्जाम्पल की मदद से डिस्कस करेंगे कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैसे निकलता है। आइए इस पहले क्वेश्चन की मदद से निकालना सीखते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है। देखिए हमने कहा कि सिक्योरिटी को एनालाइज करना सीख रहे हैं, और सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए हमें रिटर्न और रिस्क निकालना आना चाहिए। पहले हम रिटर्न की बात कर रहे हैं, और रिटर्न निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की, जिसका नाम है मीन। और मीन कोई हाई फाई नहीं है, कॉमन सेंस से बात करेंगे। मीन का मतलब पता है क्या है? मीन का मतलब यह है कि जो आपको पास्ट ईयर के डेटा दे रखा है, यहां पर आपको पास्ट ईयर पिछले 5 सालों के आपको रिटर्न दे रखे हैं, इन सब 5 सालों के रिटर्न को जोड़ो, 5 से डिवाइड करो, यही मीन है। मतलब एवरेज निकालना ही मीन कहलाता है। हम जो एवरेज कंप्यूट कर देंगे अभी वही मीन है। स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में बोलोगे तो मीन है, और अगर इस पोर्टफोलियो के टर्म्स में बोलोगे, इस चैप्टर के टर्म्स में बोलोगे, तो वो क्या है? एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले आगे चल के ये फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, आगे चल के हम सीधा जो है कंप्यूट कर देंगे। हम एक ईयर का कॉलम बना रहे हैं, एक रिटर्न का कॉलम बना रहे हैं। रिटर्न को हम थ्रू आउट चैप्टर डिनोट करेंगे एक कैपिटल एक्स लेटर से, मतलब एक्स अल्फाबेट एक्स से हम डिनोट करेंगे रिटर्न को। कितने साल है? 5 साल। पांचों सालों का रिटर्न आप लिख लो पहले। 20, 25, 30, 15, 40। ये इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न है। और मुझे क्या कंप्यूट करना है? मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न कंप्यूट करना है। मैंने कहा अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो क्या करो, आप इन 5 सालों के रिटर्न को जोड़ दो और 5 से डिवाइड कर दो, मतलब एवरेज निकाल दो। 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 40 डिवाइड बाय 5, और जो ये फिगर आएगी यही हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है इस शेयर का। मतलब फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना रिटर्न हमें मिलेगा, तो पास्ट के डेटा की मदद ली और बेसिकली उनका एवरेज निकाल दिया, और वो जो आया उसी को हमने कहा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में इसको क्या बोल देते हैं? मीन। और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे। हमने रिटर्न को क्या बोला? एक्स। एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा देंगे तो ये बेसिकली क्या आ जाता है? मीन। एक्स बार, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली है, बेसिकली एवरेज निकालना मतलब मीन निकालना, और मीन निकालने का मतलब हम कह रहे हैं कि हम बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं। 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 40 डिवाइड बाय 5, 26% का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। अब आप चेक कर लो ऑप्शंस में, सी इज द ऑप्शन। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। आओ क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो एक बार आप। फिर से हमें पास्ट ईयर का डेटा दे रखा है, ईयर दे रखे, रिटर्न दे रखे, टीसीएस के पिछले 5 साल का डेटा है। अच्छा मैं बता दूं, ये मैंने कंपनी का नाम यूज किया लेकिन सारी काल्पनिक फिगर है। कल को मेरे सामने कल कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ले आओगे, देखो सर ये क्या है, यहाँ तो ऐसे कोई कुछ है नहीं, सारी काल्पनिक डेटा है, ठीक है ना, बस कंपनी के नाम लिए है मैंने। अच्छा जी, अब क्या करें, यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का मतलब बेसिकली मीन निकालना है। मीन मतलब, क्योंकि रिटर्न को हम एक्स बोल देते हैं तो एक्स बार मतलब मीन होता है। और हमें करना क्या है, 10 प्लस 25, ये माइनस में है तो -30 हो जाएगा, प्लस 15। भाई किसी साल में हो सकता है ना कि रिटर्न नेगेटिव हो, पॉसिबल है। कितना हो गया ये हो जाएगा 15, 40, 60/5, 12%। डी इज द आंसर। देखो भाई, कुछ है ही नहीं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना। आइए आगे बढ़े। पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, पास्ट ईयर के रिटर्न लिए और उनका सिंपली एवरेज करना है, दैट्स इट। लेकिन इस बार हमें पास्ट ईयर का डेटा नहीं दे रखा,
इस बार हमें फ्यूचर के एस्टिमेट्स दे रखे हैं। कह रहा है कि ये एस्टिमेट्स हैं बर्जर पेंट्स के रिटर्न के। अगर हमारे इकोनॉमी की स्टेट गुड रही, मतलब अगर हमारे फ्यूचर में इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 25% है, 0.25 मतलब 25% की प्रोबेबिलिटी है, तो बर्जर पेंट्स 40% का रिटर्न देगी, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। अगर हमारी इकोनॉमी की कंडीशन नॉर्मल रहती है, जिसकी 40% की प्रोबेबिलिटी है, तो ये बर्जर पेंट्स 20% का रिटर्न देगा। और अगर इकोनॉमी की स्टेट पुअर रहती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 35% है, तो ये रिटर्न 5% देगा। आप अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर चुके हैं, मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल करवा दिया है रिवाइज, तो वहां हमने देखा था कि जो सम ऑफ वेट्स, वहां पे याद है वेट्स थे, यहां पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हमेशा चेक करोगे तो 1 ही आएगा भाई, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 ही होगा। मान लो सिक्का उछालोगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। 50% हेड के आने के चांसेस है, 50% टेल्स के आने के चांसेस है, अगर वो सिक्का अनबायस्ड है। याद है ऐसे कुछ मैथ्स में पढ़ते थे हम। तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 रहता है। और हमें कैलकुलेशन ठीक वैसी ही करनी है जैसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते वक्त की थी। हम यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालेंगे? हम यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे भाई, 40% का रिटर्न आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.25 है, तो इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो। वेट्स दे रखे हैं, वेट से मल्टीप्लाई करना है। 20% का रिटर्न आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। 5% का रिटर्न आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.35 है। तो बताओ जी कितना होता है? 40 इंटू 0.25। भाई आप ये एवरेज ही कर रहे हो, लेकिन पता है इस एवरेज को क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। याद है ना, हम वहां पर WACC बोलते थे। 20 इंटू 0.48, 5 इंटू 0.35, ये हो गया 1.75। सारा मिला के हो जाएगा 19.75%, मतलब सी इज द आंसर। कुछ टिपिकल है ही नहीं। पहले 2 क्वेश्चन में भी मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलवाया, इसमें भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। पहले हमने पास्ट ईयर के डेटा की मदद से, जिसमें सिंपली एवरेज ही करना है, और अब हमने फ्यूचर एस्टिमेट्स की मदद से, जहां पर बेसिकली वेटेड एवरेज करना है। पीछे हमने सिंपल एवरेज बेसिकली किया, यहां पे वेटेड एवरेज करना है, और हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया। स्टैट्स की दुनिया में इसको क्या बोल देते हैं? मीन। और पोर्टफोलियो मतलब इस चैप्टर की दुनिया में क्या बोल देते हैं? कि हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला है। मतलब मीन निकालना ही एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेक्टेड रिटर्न। चालीस % की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, 20% की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, 5% की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, -10 की प्रोबेबिलिटी 0.1 मतलब 10% है। तो ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, 5 इंटू 0.25, 1.25 होना चाहिए। देखना एक बार, -1, 18.25%। B is the answer। देखिए मेरे ख्याल से अब आप इन फॉर्मूलाज को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेसिकली एवरेज ही निकाला है। ये वाला जो हमने पास्ट ईयर्स की को बेस लेके जब निकाला, तो हमने एक सिंपल एवरेज निकाला। पास्ट ईयर का जितना भी डेटा दे रखा था, सारे रिटर्न को टोटल किया और उनको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ईयर से। हम रिटर्न को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अल्फाबेट एक्स से। तो पास्ट ईयर के सारे रिटर्न्स को टोटल करने का मतलब हमने समेशन ऑफ एक्स लिया और डिवाइड किया एन, जहां पे एन किया है नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेसिकली एवरेज निकाला, इसको हमने मीन कहा और हमने कहा ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और यहां पर क्योंकि हम फ्यूचर को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कोई ईयर्स का तो सवाल ही नहीं उठता। हमें हर एक इकोनॉमिक कंडीशन की एक प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी, तो हमें प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे? हर एक इकोनॉमिक कंडीशन में क्या रिटर्न मिलने वाला है, रिटर्न ऑन ईच इकोनॉमिक कंडीशन।
ऐसी अगर हमें जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन दे रखी है, हर एक की एक प्रोबेबिलिटी होगी, हर एक का रिटर्न होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद फाइनली सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कह सकते हो कि ये वाला वेटेड एवरेज है और ये वाला सिंपल एवरेज है, किया एवरेज ही है, कॉमन सेंस लगानी है बस। रिटर्न की बात हो गई, रिटर्न के लिए इतना ही था। अब हमें किसकी बात करनी है? रिस्क की। और जैसे रिटर्न के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल की मदद ली वो था मीन, रिस्क के लिए जिस स्टैटिस्टिकल टूल की हम मदद लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सुनते ही बच्चा कांपने लग जाता है, पता नहीं सर ये क्या, और फॉर्मूला देख के तो और डर जाएगा। बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में सेट करेंगे, फिर मैं लॉजिकली बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बेसिकली कर क्या रहा है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड से डेविएट होना ये क्या मतलब है, इसको हम बताएंगे। लेकिन ये मेजर किसको कर रहा है? ये मेजर कर रहा है रिस्क को। किसको मेजर करेगा? रिस्क को। मीन, रिटर्न, और अगर रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैट्स के ये दूसरे टूल की बात हो रही है। पहला टूल मीन था, दूसरा टूल कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करेंगे तो ये रिस्क बताएगा। इंटरप्रिटेशन पर हम बात करेंगे, लेकिन इंटरप्रिटेशन से पहले हम जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं कि कैसे कंप्यूट होता है, पहले उस पर बात करते हैं। फिर हम जो ये लिखा है इसमें भी आ जाएंगे एक बार। आइए जरा हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मारुति सुजुकी प्रोवाइड्स यू दी फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये पास्ट ईयर का डेटा है कि फ्यूचर का डेटा है? सिर्फ पास्ट ईयर का डेटा है, प्रोबेबिलिटीज नहीं है, इसका मतलब पास्ट ईयर का डेटा है। पिछले 5 सालों का डेटा दे रखा है। रिस्क निकालना है। अब सबसे पहले जब हम कहते हैं रिस्क निकालना है तो हम कौन से स्टैटिस्टिकल टूल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम शॉर्ट में कई बार लिख देंगे एसडी। क्या लिख देंगे? एसडी। शॉर्ट में एसडी लिख देंगे। और स्टैट्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा आधा ना बनाते ना हिंदी में, वैसे समझ लो। या 9 जो है, नंबर 9 जो है बेचारा रेस्ट कर रहा है, सोया हुआ है, ठीक है, ऐसे कुछ समझ लो। आधा ना कह लो या 9 नंबर सोच लो, रेस्ट कर रहा है। सिग्मा बोलते हैं इसको। किसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है, तो बेसिकली हम सिग्मा निकाल रहे हैं। हमारा फॉर्मूला पहले लिखेंगे, लॉजिकली सब बात करूंगा, पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? हमने कहा x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो n से और उसके ऊपर एक छतरी लगा दो। मतलब हमें स्क्वायर रूट लेना है x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n। कुछ मुश्किल नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपका मैथ्स में जितना मर्जी हाथ टाइट हो, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार कैलकुलेशन देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं था, और फिर जब मैं लॉजिकली बता दूंगा तो लगेगा अरे तो और बढ़िया। तो कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान से आराम से इस फॉर्मूला को अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान से अगर एक चीज देखें तो इसमें मीन का हमें यूज करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है वो है, लेकिन मैंने कहा इसमें मीन भी आ रहा है। मतलब ये कि रिस्क को निकालने से पहले वी नीड एक्सपेक्टेड रिटर्न। मीन मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो सबसे पहला काम तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? मीन तो बाद, रिस्क तो बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम यहां पर क्या निकालने वाले हैं? पहले हम यहां पर मीन निकालने वाले, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने वाले। और वो तो आपको आता ही है, 5 सालों का डेटा है, सबका सम करके 5 से डिवाइड कर देना है। 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया भैया? 50 और 70 90, 90/5। 90/5 का मतलब हो गया 18% होना चाहिए। एक बार चेक करो, एक बार प्लीज चेक करो कि बात समझ में आई है आपको। हमने कहा अभी तो सिर्फ मीन निकाला है, और कितना निकाला है? 18%। अब हो सके तो पेन छोड़ देना और सामने प्लीज फोकस करना। अब मैं यहां पर एक टेबल बनाने वाला हूं। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे? हम सबसे पहले एक रिटर्न का कॉलम बनाएंगे। रिटर्न को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। कितने रिटर्न दे रखे हैं? 20, 30, 20, 10, 10। पहला स्टेप मैंने कहा एक्स कॉलम बनाया। अभी लिखना मत, सिर्फ समझने में फोकस करो। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके बाद क्या करो? x माइनस एक्स मीन करो। लॉजिक भी बताऊंगा क्यों कर रहे हैं, फिलहाल के लिए x माइनस एक्स मीन करो। व्हाट इज मीन? 18%। व्हाट इज x? पहले साल का x कितना है? 20। 20 माइनस 18 कितना आएगा? 2। 30 माइनस 18 कितना आएगा? 12। 20 माइनस 18 कितना आएगा? 2। 10 माइनस 18 कितना? -8। 10 माइनस 18 कितना? -8। यहां तक क्लियर है? उसके बाद मैं कह रहा हूं इसकी ना स्क्वायरिंग कर दो। क्या कर दो? उसके बाद इसकी स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायर करते ही 2 × 2 4,
12 इंटू 12 करोगे 144 आएगा, 2 इंटू 2 करोगे 4 आएगा, -8 इंटू -8 प्लस 64 हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा, फिर ये भी 64। मैंने कहा सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कहा एक स्क्वायर रूट है, उसके अंदर x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n करना है। अब ये फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आराम से याद हो जाएगा, 3-4 बार भी क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, बढ़िया। अब हमने कहा स्टेप क्या है, पहले स्टेप्स देख लेते हैं, पहले प्रोसीजर देख लेते हैं कि निकलता कैसे है, बाद में लॉजिक देख लेंगे। पहला स्टेप है कि मीन निकाल लो, हमने कहा ठीक है निकाल दिया। मीन निकालना तो आता ही है, पास्ट ईयर्स के रिटर्न को प्लस करना है, एवरेज कर देना, खत्म हो गई, रिटर्न आ गया, मीन आ गया। मीन के बाद हमने फिर क्या किया, हमने एक टेबल बनाई, हमने कहा पहले रिटर्न लिख लो, सारे लिख लिए, जिसको हमने x बोला, फिर हमने कहा x माइनस एक्स मीन करो, 20 माइनस 18, 30 माइनस 18 कर दिया, फिर हमने कहा उसकी स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग भी कर दी। अब जो ये लास्ट वाला कॉलम आया ना, जिसमें आपने x माइनस एक्स मीन की स्क्वायरिंग करी है, इस वाले कॉलम का टोटल कर दो, इस वाले कॉलम का क्या कर दो, टोटल कर दो। 4 प्लस 144 प्लस 4 प्लस 64 प्लस 64, ये हो गया 280। कितना आ गया, 280। अब हमारा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का, हमने कहा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, कोई बात नहीं। हमने कहा x माइनस एक्स मीन स्क्वायर, ये जो आया है ना, इसका जो सम आया है, सिग्मा समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर जो आया है, उसको n से डिवाइड कर दो और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। मतलब क्या है, जैसे हमारा ये कितना आया है, 280 आया है, सम कितना आया है, 280। इस कॉलम का सम कितना है, इस कॉलम का सम कितना है, 280 है। कितने साल है, 5 साल है, 5 से डिवाइड कर दो, 280 को 5 से डिवाइड कर दो, 280 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 56। और ऊपर एक छतरी भी है, मैंने कहा ठीक है, छतरी मतलब स्क्वायर रूट भी है, 56 का स्क्वायर रूट निकालना है। छतरी का बटन होगा ना, देखो कैलकुलेटर पर, हाँ है सर, 7.48। जब आप सारी कैलकुलेशन कर रहे हो, परसेंटेज को दिमाग में मत रखो, जैसे आप जानते हो ना सबके आगे ये 20% है, 30% है, 20% है। जब आप ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हो, परसेंटेज के साइन को फिलहाल सोचो ही मत कि है ही, सोचो ये एब्सोल्यूट फिगर है, 20 30 20 10 10 ऐसे एब्सोल्यूट फिगर्स है। और जब ये सारा काम कर डालो तो लास्ट में फिर परसेंटेज का साइन दे देना, 7.48%। इसका इंटरप्रिटेशन मैंने नहीं बताया अभी, मैंने सिर्फ आपको स्टेप्स बताए। फर्स्ट स्टेप इज कंप्यूट मीन, सेकंड स्टेप इज आप क्या करो, जितने सालों के रिटर्न दे रखे हैं सब लिखो, मतलब x लिखो, फिर x माइनस एक्स मीन करो और जो आया उसकी स्क्वायरिंग कर लो, फिर स्क्वायरिंग करने के बाद जो आया फिर उसको फॉर्म में पुट कर लो। मतलब देखा जाए स्क्वायरिंग करने के बाद आया, डिवाइड बाय n करके उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। यही स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये 7.48% क्या बताता है, ये फॉर्मूला क्या है, मैं अभी लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल मैं कह रहा हूं पहला स्टेप कंप्यूटेशन पर फोकस करो। क्या कंप्यूटेशन आपको समझ में आ गई है? कंप्यूटेशन समझ में आ गई है, अभी मैं फॉर्मूला का लॉजिक बताऊंगा तो दिमाग में फॉर्मूला सेट हो जाएगा। फिलहाल इसको देख लो, अगर नोट करना है तो नोट कर लो, ये रहा आपके सामने। एक एग्जांपल और करके फिर मैं आपको लॉजिक भी क्लियर करूंगा। चलिए आइए, एशियन पेंट्स प्रोवाइड यू दी फॉलोइंग डेटा। क्या निकालने के लिए बोला है? रिस्क निकालने के लिए बोला है। मैंने कहा रिस्क निकालने के लिए सबसे पहला काम तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि 5 शेयर का डेटा दे रखा है, सबको टोटल कर दो, 15 20 45 18 2 डिवाइड बाय 5, 15 प्लस 20 प्लस 45 प्लस 18 प्लस 2, 100/5, 20% आ गया। पहला स्टेप तो बिल्कुल क्लियर है। मतलब रिस्क निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंप्यूट रिटर्न। रिटर्न निकालना जरूरी है, तभी रिस्क निकलेगा। पहले तो ये दिमाग में सेट करो बात। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने रिटर्न वाला कॉलम बनाना है, मतलब एक्स वाला कॉलम बनाना है। 15 20 45, 15 20 45 18 2, x माइनस एक्स मीन। 15 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, -5। 20 माइनस 20 करोगे कितना आएगा, 0। 45 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, 25।
18 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, -2, और 2 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा, -18। एक बार चेक कर लो, सिंपली आपने जो मीन निकाला था 20, उसी को ही आपने x माइनस 20 किया है। 15 माइनस 20, 20 माइनस 20, 45 माइनस 20, 18 माइनस 20, 2 माइनस 20। उसके बाद इसके अगला स्टेप क्या है, उसकी स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। 5 इंटू 5 25, ये 0, 25 इंटू 25 ये आ गया 625, ये आ गया 4, 18 इंटू 18 324, टोटल मारो। $978, 978। मैं फॉर्मूला यही लिख देता हूं आपके लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या, सिग्मा पता है ना, आधा ना बनाना है। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, जो कि 978 आया, डिवाइड बाय n, उसका स्क्वायर रूट लेना है। 978 डिवाइड बाय 5, सर 978 डिवाइड बाय 5 आता है, 978 डिवाइड बाय 5 आता है 195.6, उसका स्क्वायर रूट ले लो 13.99%, 13.99%। चेक करो ऑप्शन में है, हाँ जी सर है, सी इज द आंसर। मेरे ख्याल से जहां तक कैलकुलेशन का सवाल है वो समझ में आ गई होगी, लॉजिक पर बात अभी करनी है। कैलकुलेशन तो समझ में आ ही गई होगी आपको कि कैलकुलेशन क्या है, लॉजिक पर अभी बात करते हैं। आओ अब थोड़े कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, थोड़े लॉजिक पर बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से प्लीज सुनना। देखिए हम जो रिस्क निकाल रहे हैं उसका नाम पहले सुनो, क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो रिटर्न है वो स्टैंडर्ड से कितना डेविएट करेंगे। जो हमने स्टैंडर्ड निकाला है, मतलब या कहें कि जो हमने अपने लिए एक बेंचमार्क निकाला है कि इतना तो हम कमाएंगे कमाएंगे, वो क्या है, स्टैंडर्ड। में कह सकता हूं कि ये मीन ही है। हमने जब एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम 20% कमाना चाहते हैं या 20% हम कमा लेंगे। अब ये 20% कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी निकालना चाहते हैं, या इससे कितना हमारा रिटर्न जो है वो डेविएट करेगा वो कंप्यूट करना चाहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमने पहले जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, जो मीन निकाला, वो एक स्टैंडर्ड है भाई। अब जरूरी थोड़ी कि वो होगा। आप ये भी तो सवाल कर सकते थे कि सर देखो, आप जैसे सपोज पिछले क्वेश्चन में देखो, हमने मीन निकाला था 18, आप कहोगे सर 18 तो हमने पीछे कभी नहीं कमाया, आप कह रहे हो फ्यूचर में 18 कमाएंगे। भाई आप एक ऐसा रिटर्न निकाल के बता रहे हो जो पास में तो कभी कमाया ही नहीं है, कह सकते हो ना आप। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि भाई हम ये 20% कमाएंगे, इससे रिटर्न डेविएट होने की पॉसिबिलिटी में जानना चाहता हूं। हम इससे जितना दूर जाएंगे, हो सकता है कि हम 20 ना कमा के जो है 35-40 कमाएं, हो सकता है हम 20 ना कमा के सिर्फ 2-4 ही कमाएं, हो सकता है कि कमाने का तो छोड़ो नुकसान ही हो गया, नेगेटिव रिटर्न आ गया। डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, वो यही बताता है कि इस मीन से डेविएट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। डेविएट होने की पॉसिबिलिटी कैसी है, यही बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम को ही समझो कि स्टैंडर्ड से डेविएट होने की बात की जा रही है, तभी तो रिस्क की बात हो रही है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड से जितना ज्यादा डेविएट होंगे उतना ज्यादा रिस्क है, स्टैंडर्ड से जितना कम डेविएट होंगे उतना कम रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक की एफडी में लगाते हो, आपको पता है कि हर साल 7% ही मिलना है, स्टैंडर्ड से डेविएट होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट है ही नहीं। लेकिन जब मैं किसी शेयर में लगाता हूं और ये सोच के लगाता हूं कि ये शेयर मुझे 15% का रिटर्न दे ही देगा, लेकिन जरूरी नहीं है 15 का देगा, 15 से ज्यादा भी दे सकता है, 15 से कम भी दे सकता है, हो सकता है नुकसान ही करा दे। मतलब स्टैंडर्ड से डेविएट होने की पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो ये दिमाग में रखें कि हम स्टैंडर्ड से डेविएट होने की पॉसिबिलिटी को जानना चाह रहे हैं, ठीक है सर। अब हमने पास्ट में देखा कि हमारा जो रिटर्न है स्टैंडर्ड से कितना डेविएट हुआ। ये सारे क्या हैं सर, ये सारे पास्ट ईयर के डेटा है। और ये क्या निकाल दिए मैंने, यहां पर क्या निकाला है, हमने डेविएशन निकाले। जब मैंने x माइनस एक्स बार किया, आपको लगता नहीं कि मैंने स्टैंडर्ड से डेविएशन निकाले कि भाई हमारा 20 से ये कितना दूर है, 5, 20 से ये कितना दूर है, अरे बिल्कुल 20 ही कमाया। 20 से ये कितना दूर है, 25, 20 से ये कितना दूर है, 2, 20 से ये कितना दूर है, 18।
हमने जब x माइनस एक्स बार किया तो मुझे ये बताओ, क्या ये आपने स्टैंडर्ड के डेविएशन नहीं निकाल दिए? आप 20% जो कि एवरेज था उससे कितना दूर है यही तो निकाला है। फिर से बोलता हूं, आप जो आपका स्टैंडर्ड है मतलब 20% उससे कितना दूर है यही तो आपने कंप्यूट किया है, यही किया ना। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता है क्या है? स्क्वायरिंग क्यों करी? अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मान लो इसी के बेसिस पर हम अगर इसी के बेसिस पर रिस्क निकालने की कोशिश करते तो आप देख लो इस कॉलम का ना टोटल 0 आ रहा है। चेक कर लो आप, 18 20 -20 -5 -25 -25 + 25 0 हो गया। इसी क्वेश्चन में नहीं, पीछे भी देखो आप, हमने यहां पर जब ये किया आप देख लो यहां भी 0 हो रहा है, -16 -8 -8, और ये भी देखोगे तो ये भी कितना है -16, 0 हो गया। मतलब ये कि अगर हम सिंपली इस वाले कॉलम जो कि x माइनस एक्स बार है, भाई डेविएशन तो यही है, अगर इसी के बेसिस पे कंप्यूटेशन करने की कोशिश करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? ये तो होएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ माइनस साइन आएंगे कुछ प्लस साइन आएंगे और वो 0 हो जाएंगे, निकल ही नहीं पाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। 0 थोड़ी है, रिस्क तो है ना, 0 तो है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक चतुराई चली। क्या चतुराई चली? हमने कहा ठीक है, माइनस साइन ही प्रॉब्लम है ना, माइनस प्लस आपस में 0 हो रहे हैं, माइनस साइन को उड़ा डालो। मैंने कहा ठीक है उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाएंगे? स्क्वायरिंग करके। जैसे ही दो माइनस माइनस आपस में स्क्वायर होंगे तो वो प्लस बन जाएगा। देखा जाए तो जो अपने अगला स्टेप किया, थर्ड कॉलम, दिस इज टू इग्नोर माइनस साइन, दिस इज टू एलिमिनेट माइनस साइन। ये जो स्क्वायरिंग की गई है ना, माइनस साइन को हटाने की साजिश है। ये जो स्क्वायरिंग की गई है कि माइनस साइन को हटाने की साजिश है। माइनस साइन सारे हट गए, आप चेक कर लो, सारे माइनस साइन हट गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो आ गया ना, स्क्वायरिंग करने का मतलब जो आ गया, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूं, मान लो ये कह लो, ये सपोज मैं कहता हूं ये 45 हमारे मीन से कितना दूर है? आपने कहा 25, लेकिन हम 25 कहां ले रहे हैं, हम तो 625 ले रहे हैं। भाई स्क्वायरिंग करने का ड्रॉबैक क्या है? हम बड़ा दूर चले गए डेविएशन से। आपने माइनस साइन हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्क्वायरिंग करने से आप जो एक्चुअल में डेविएशन था उससे तो बहुत दूर निकल गए, और क्योंकि बहुत दूर निकल गए तो वापस पास में आना है। इसलिए देख रहे हो लास्ट में छतरी भी करी हमने, स्क्वायर रूट भी किया। अच्छा एक बात सुनो, हम जब कहते हैं हमारा मीन 20% है, ये एवरेज है ना, 5 सालों का रिटर्न तो 100 था। जैसे आपने 5 सालों के रिटर्न को 5 से डिवाइड किया, 5 सालों के डेविएशन को भी तो 5 से डिवाइड करना बनता है कि नहीं बनता? ये 978 जो डेविएशन है, पहली बात तो ये स्क्वायर डेविएशन है, दूसरी बात ये 5 सालों की डेविएशन है। तो पहले 5 से डिवाइड करके उसको हमने कहा पहले 1 साल में लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। जैसे रिटर्न के लिए 5 सालों के रिटर्न को जोड़ के 5 से डिवाइड किया, ऐसे ही डेविएशंस भी 5 सालों के जोड़े और उसको फिर 5 से डिवाइड किया। अब क्योंकि ये स्क्वायर्ड डेविएशंस हैं, स्क्वायर डेविएशंस का मतलब मैं कह रहा हूं 45 बताओ 20 से कितना दूर है, तो आपने कहा 25 दूर है, लेकिन हमने तो 625 लिया ना, ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए हमने बाद में कहा ठीक है, साइन हटाने के लिए आपने स्क्वायरिंग की थी, फिर बाद में स्क्वायर रूट भी कर लो। फिर बाद में हमने छतरी का सहारा लिया ताकि वो बाद में फिर से एक नॉर्मल फिगर आ जाए, एक ऐसी फिगर आ जाए जो इंटरप्रेट की जा सके। तो समझो पहले बात को, हमने पहले मीन निकाला जो कि स्टैंडर्ड है, फिर हमने स्टैंडर्ड से डेविएशन निकाले, मतलब x माइनस एक्स बार निकाला, क्योंकि उसमें कुछ प्लस कुछ माइनस साइन थे तो वो आपस में 0 हो गया, और 0 हो गया तो हम कैसे निकालेंगे भाई रिस्क? फिर हमने कहा ठीक है, जीरो माइनस हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर लो। अब क्योंकि वो 5 सालों की स्क्वायरिंग है तो 5 से डिवाइड कर दिया, और बाद में क्योंकि वो स्क्वायर करना बड़ी वेग फिगर दे रहा था इसलिए उसका स्क्वायर रूट भी निकाल दिया। ये सारी कहानी है स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन का एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन ना स्टार्ट्स में सीखते हैं, वहां पे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह सिखाया जाता है, वहां पर एक जेड वैल्यू आती है, मतलब वो सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है। बट स्टिल मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि व्हाट दिस 13.99% रिप्रेजेंट, कि इसका क्या मतलब है, एक्चुअली में इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हमारा एक्चुअल रिटर्न हमारे स्टैंडर्ड से जो कि 20% है उससे डेविएट कर सकता है इतने परसेंट तक, मतलब ये लगभग 14 है। 13.99 मतलब लगभग 14 ना, हमारा स्टैंडर्ड कितना है 20। 13.99% का स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हमारा रिटर्न 20 + 14 34 तक भी जा सकता है, 20 - 14 6 तक भी जा सकता है, मतलब 6 से लेकर 34 की रेंज आ गई एक।
रफली ये बोलता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी एक होती है। जैसे मैंने कहा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो उसके बारे में स्टार्ट्स में और थोड़ा सा और डीप जाते हैं, वहां पर और बातें समझते हैं, लेकिन एक रफ आइडिया में अगर आपको देना चाहूं कि इस 14% का एग्जैक्टली मीनिंग क्या कन्वे होता है, तो वो मतलब ये है कि जो हमारा स्टैंडर्ड आया है उससे हम 14% ऊपर भी जा सकते हैं, 14% नीचे भी। 14% ऊपर मतलब 20 प्लस 14 34, नीचे मतलब 20 माइनस 14 6 और 34 के बीच में कहीं पर हमारा रिटर्न होगा। अब आप जरा सोचिए, मान लो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, सपोज हमारा पहले सपोज मीन जो आया वो आया से 15% फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आया मान लीजिए 30% का। इसका मतलब डेविएशन देख रहे हो कितनी ज्यादा पॉसिबल है। 15 प्लस 30 45% का रिटर्न मिल सकता है, 15 माइनस 30 मतलब -15 नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, हमारा स्टैंडर्ड से डेविएट होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा है और उतनी ज्यादा लंबी है। भाई जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका मतलब हमारा डेविएशन उतना ज्यादा पॉसिबल है। इसलिए हम कहते हैं हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क, हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क। आपने किसी ऐसे सिक्योरिटी में पैसा लगाया जहां पर आपको पिछले 5 सालों में, मान लो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स थे, वहां पर आपको हर साल में 10 10 10 10 10 मिले, तो पिछले 5 सालों का एवरेज कितना है? 10। फ्यूचर में भी कितना मिलने वाला है? 10। कोई डेविएशन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए वहां पर रिस्क जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं जितना ज्यादा ये होगा इसका मतलब हमारे स्टैंडर्ड से डेविएट होने की उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उतनी बड़ी रेंज बन जाएगी। इसलिए हम कहते हैं हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन हायर द रिस्क। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। 2 एमसीक्यू उस पर भी करेंगे और फिर हम देखते हैं आगे क्या करना। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7। टाटा स्टील के आपको रिटर्न दे रखे हैं और प्रोबेबिलिटीज गिवन है। इसका मतलब यहां पर हम नंबर ऑफ ईयर्स हमें नहीं दे रखे, प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे यहां पर हमें करना पड़ेगा कंप्यूटेशन। देखो कोई भी तरीका हो, सबसे पहले आपको मीन तो निकालना ही पड़ेगा, पहले आपको रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए। 20% का रिटर्न आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 20% है 0.2। 30% का रिटर्न आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। 40% का रिटर्न आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो हमारा ये हो गया 4 + 9 + 20, 33% हो गया। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब आपको क्या करना है, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फिर से पहले हम एक रिटर्न का कॉलम बनाएंगे जिसको हम एक्स अल्फाबेट से ही डिनोट करेंगे। 20, 30 और 40, ठीक है ना। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, x माइनस एक्स मीन करेंगे, डेविएशन निकालेंगे बेसिकली। 20 माइनस 33 ये हो गया -13, ये हो गया -3, ये हो गया 7। उसके बाद हम इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर दी। 13 × 13 कितना होता है? 169। ये हो गया 9, ये हो गया 49। अब ध्यान से यहां पे अलग क्या है, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, यहां पर हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, यहां पे हमें वेट्स की मदद से एवरेज निकालना होता है। तो हम फिर क्या करते हैं, हम यहां पर अब एक प्रोबेबिलिटी का कॉलम और बनाएंगे, क्योंकि यहीं पे एवरेज करना हमको। प्रोबेबिलिटीज हमारी कितनी कितनी है? 0.2, 0.3, 0.5। प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होगा। और उसके बाद ये जो आपके स्क्वायर वाला आया था ना, इसी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। 169 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 33.8। 9 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.7। 49 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24.5। अब इसका टोटल कर देखो, यहां पे अलग क्या किया हमने, x माइनस एक्स मीन स्क्वायर तक ठीक था। उसके बाद हमने इसी को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया था। यहां नंबर ऑफ ईयर्स है ही नहीं, यहां पे प्रोबेबिलिटीज है, इसलिए इनको प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये हमारा बेसिकली एक तरह से एवरेज आ चुका 33.8, बल्कि ये ज्यादा आसान दिखेगा आपको, देखना अभी 2.7 + 24.5 61 आ रहा है। ये कितना आ गया? 61। अब हमारा देखो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन का। हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, जब हमारी प्रोबेबिलिटीज वाला केस हो, फॉर्मूला देखो क्या है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर
इंटू प्रोबेबिलिटी, एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, वो ये वाला कॉलम है, और इसका सम कितना है 61, इसका सम कितना है 61, मतलब हमको 61 का ही हमें स्क्वायर रूट लेना है, 7.8, और लास्ट में परसेंटेज का साइन लगा देना है। वैसे परसेंटेज को इग्नोर करते चलना है, लास्ट में परसेंटेज का साइन लगा देना है, 7.81%, 7.81% मतलब सी इज द आंसर। एक बच्चे ने सवाल किया, क्या सर, सर यहां तो जीरो नहीं आ रहा, आप जीरो कह रहे थे ऊपर। मैंने कहा बेटा क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज वाला केस है इसलिए यहां जीरो नहीं आ रहा, जीरो यहां पर भी आ जाएगा, पता है कैसे, आप देखिए, -13, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर पहले वाले की प्रोबेबिलिटी है 0.2, -13 इंटू 0.2, 2.6 होता है माइनस में। दूसरा -3, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, 7, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, ये हो गया -0.9 और ये हो गया 3.5। आप देख लो, -2.6, -0.9, -3.5, 3.5, 3.5 जीरो हो गया। आप चेक कर लो, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज वाला केस है ना, इसलिए यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, एवरेजिंग जब करोगे तो जीरो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इसलिए हमें स्क्वायरिंग तो करनी ही पड़ती है। ठीक है, ये कहानी है। देख लो, आइए आगे बढ़ते हैं। अंबुजा सीमेंट के रिटर्न दे रखे हैं और प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। सबसे पहले क्या करोगे आप, सर पहले तो हम मीन निकालेंगे। ठीक है, निकाल दो। कैसे, सर 20 इंटू 0.2, 30 इंटू 0.3, 40 इंटू 0.4, 10 इंटू 0.1, 4, 9, 16, 1, कितना हो गया भाई, 13 + 16 + 1, 30%। आ गया, प्रोबेबिलिटीज वाला केस है। पहले क्या काम करोगे आप, सर पहले तो हम एक्स का कॉलम बना लेंगे, रिटर्न का कॉलम बना लेंगे। ठीक है, बनाओ। 20% का एक रिटर्न है, अभी परसेंट को तो छोड़ ही दो, इग्नोर ही मारो परसेंट को, लास्ट में लगाएंगे परसेंटेज। उसके बाद डेविएशन निकाल दो, 20 - 30 -10, 0, 10 -20। उसके बाद इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे, 10 इंटू 10 100, 0, 100, 400। और उसके बाद हम यहां पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, फिर हम x - x मीन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, ये 20 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा, टोटल हो गया 100। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x - x मीन का जो स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है, मतलब जो ये वाला कॉलम है, इसका सम कितना है 100, इसी का स्क्वायर रूट लेना है। दस % आएगा, मतलब A इज द आंसर। ठीक है, एक बार फिर से वो चेक कर लो, जो शक्की बच्चे थे ना कि सर देखो यहाँ जीरो तो आ नहीं रहा, आप देखो हमने कहा था कि भाई देखो ये x - x मीन वाले -10 को अगर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -2 आएगा, 0 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, -20 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 आएगा, और ये देखो 0 हो रहा है ना। इसलिए हमने कहा स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। स्क्वायरिंग करके हमने क्या किया, स्क्वायरिंग करके नेगेटिव साइन जो है वो उड़ा दिए। लेकिन स्क्वायरिंग करने से फायदा थोड़ी हुआ, चाहिए तो हमें स्क्वायर रूट ही, चाहिए तो डेविएशन ही, इसलिए वापस से स्क्वायर रूट भी किया। ठीक है, ऐसा कुछ था। इसको नोट करना है तो आप नोट कर लो।
इसको हम कंटिन्यू करेंगे अब अगली क्लास में। आई होप कि आप वीडियोस को तो लाइक कर ही देते हैं, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फास्ट ट्रैक बैच की वीडियोस कैसी लग रही हैं, खासकर आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। मैं एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप अभी नए हैं, पहली बार मुझसे मिल रहे हैं, फास्ट ट्रैक बैच को आप पहली बार देख रहे हैं इस टॉपिक के माध्यम से, तो मैंने एक ग्रुप में ऐड कर रखा है बच्चों को, और उसमें मैं अपने सारे अपडेट्स जो फास्ट ट्रैक बैच से रिलेटेड हैं, क्विज वगैरह के क्वेश्चंस हैं, नोट्स वगैरह हैं, सब कुछ उसमें मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये ना नोट्स पर मेरा नंबर ही है 9811504471। आप इस नंबर पर अपना नाम लिखिएगा, इंटरेस्टेड इन फास्ट ट्रैक बैच, ये वर्ड्स लिखिएगा, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अगर आप सिटी मेंशन कर सके तो बहुत बढ़िया, ये मुझे आप लिख के व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि आपको आगे के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप ग्रुप में नहीं ऐड होना चाहते तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं ये सारे के सारे अपडेट्स वगैरह शेयर करता हूं। लेकिन ऑफ कोर्स व्हाट्सएप पर ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है सब कुछ, तो वहां अगर ऐड हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी मर्जी आपकी। मिलते हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।